तो कार्बेट साहब लिखते हैं कि एक दोस्ती में एक आदमी इस हद तक जा सकता है, कोई दोस्त इस हद तक जाएगा कि कार्बेट साहब का काले डूंगी में जो घर था उसकी सीढ़ियों के पास जाके जब वो गाड़ी रुकी उनकी और वो धीरे धीरे हल्के हल्के गुर्राने लगे में गए नलिनी गांव के आसपास जहाँ के घास के पैच में ये हादसा हुआ था। कहा कि साहब मुझे नहीं लगता मैंने ऐसी कोई बड़ी चीज़ की है। सोचिए उस आदमी को यही नहीं पता है कि उसने ये कितना बड़ा काम कर दिया है। टाइगर के जबड़े से शिकार को निकालना क्या, इट्स नॉट पॉसिबल। इन्हीं किसी गांव में दो भाई रहते थे, नरवा और हरिया। फॉरेस्ट गार्ड के पास जाना पड़ता है, वो 2 आने पे करेंगे तो वो बैचलर ऑफ पावलगढ़ जो बहुत बड़ा टाइगर था स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ करेज ऑफ हरिया। कि शेर के मुंह से शिकार छीनना एक ऐसी चीज़ है जो सुनी नहीं गई है पहले कभी। ऐसी हिमाकत, ऐसी गुस्ताखी तो संभव नहीं है। टाइगर मारने के मूड में नहीं था। एक अद्भुत कारनामा है, लेकिन क्योंकि सेकंड टाइम टाइगर को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, पहली नज़र में ही मैगी ये समझ गई कि ये केस उसके बस की बात नहीं है। उसी वक्त नरवा वहाँ पे पहुँचा कि टाइगर खतरनाक हो गया है, क्या मेंस पे हमला कर रहा है, तो फिर इसको मार देना ही ठीक है। उन्होंने उसको अभयदान दे दिया कि जाओ बेटा जियो। और हरिया के पास बेचारे के पास दिखाने को भी कुछ नहीं था कि उसने कुछ किया है। नरवा के पास तो फिर भी अपने घाव थे। एक आदमी इस हद तक जा सकता है, ये बात हजम होने वाली नहीं है। तो हेलो गाइस, हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ की ये कहानी भी है, कुमाऊं से बिलोंग करते थे वो लोग। इस कहानी के पात्र यही कुमाऊं के किसी गांव में वो रहा करते थे। दोनों दोस्त जो भाई की तरह थे। अल्मोड़ा में मैं हूँ इस वक्त, अल्मोड़ा के पास कटारमल गांव। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिम कार्बेट साहब इसके बारे में लिखते हैं कि साहस और बहादुरी की इससे बड़ी मिसाल उन्होंने अपनी लाइफ में देखी नहीं। कहानी यही की है। इन्हीं किसी गांव में 2 भाई रहते थे, नरवा और हरिया। एक्चुअली दोनों भाई नहीं थे, 2 दोस्त थे। तो एक ही गांव में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो बताया ऐसे करते थे कि जैसे कि वो दोनों भाई हों। इतना प्यार था उनमें। साथ खेले बड़े हुए, जब काम करने लायक हो गए तो उन्होंने प्रोफेशन भी सेम ही चुन लिया। यानी व्यवसाय जो था, बास्केट बनाते थे, वो टोकरी बनाते थे बांस की, छोटी बड़ी हर तरह की। बम्बू से बांस काट के लाते थे और उससे टोकरी बनाते थे। उस ज़माने में काला ढूंगी जो था, वहाँ के आसपास के गांव में बास्केट की टोकरी की बड़ी डिमांड थी। अनाज या और भी वस्तुएं स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी बास्केट 15-16 फुट की यूज़ किया करते थे। तो बड़ी डिमांड थी काला ढूंगी के आसपास के गांव में। तो ये दोनों भाई मैं कहूँगा दोस्त थे, लेकिन वो इस तरह रहते थे जैसे भाई हों। वो अनटचेबल क्लास के थे। उस ज़माने में ये प्रथा बहुत थी, और ये जो बास्केट बनाने का काम था ये अनटचेबल क्लास के लोग ही किया करते थे। तो गर्मियों में वो अपने गाँव में ही काम किया कर। पक्षियों की बड़ी आवाज़ें आ रही है, अच्छा लग रहा है वैसे। अपने गांव में ही, अल्मोड़ा के जिस गांव में वो पैदा हुए थे वहीं आसपास वो गर्मियों में वहीं काम करते थे। सर्दियों में वो काला ढूंगी आ जाते थे, क्योंकि काला ढूंगी में इसकी टोकरी की बड़ी डिमांड थी। 2 साल का जो बांस होता है वो परफेक्ट होता है बांस की टोकरी बनाने के लिए। ये जो बांस था, ये काला ढूंगी के आसपास जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, संरक्षित वन, जहाँ पे अलाउड नहीं होता है लकड़ियाँ काटना या और भी कुछ काम करना, उनमें मिलता है ये। मंदिर की घंटे बज गई। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जिम कार्बेट साहब काला ढूंगी में ही रहते थे। रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास के जो गांव होते हैं या उनकी जो खेती की ज़मीन होती है, उन लोगों को एक निश्चित मात्रा में बांस काटने की परमिशन होती है, उनके अपने घर के यूज़ के लिए, घरेलू काम के लिए। लेकिन व्यापार करने के लिए, जैसे कि नरवा और हरिया या और लोग करते थे, उसके लिए 2 आने का एक परमिट बनता है, जिसके लिए उन्हें फॉरेस्ट गार्ड के पास जाना पड़ता है। उसको 2 आने पे करेंगे तो वो परमिट बना देगा। 2 आना पर हेड लोड, एक बार में जितना बांस काट के आप सर पे रख के ले जा सकते हो, इतने एक हेड लोड के लिए 2 आने का परमिट बनता था। और कुछ सेवा पानी फॉरेस्ट गार्ड की भी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो आपका फॉर्म वगैरह भरेगा, आपको लाइसेंस बना के देगा, जैसा कि होता है सरकारी महकमों में। तो उस टाइम भी था। ये बात है 26 दिसंबर सन 1939 की, जब सुबह तड़के ही अपनी झुग्गी बस्ती जो काला ढूंगी बाजार के पास थी, सामूहिक झुग्गी बस्ती, एक साथ रहते थे सारे लोग ये, वहाँ से सुबह सुबह नरवा और हरिया दोनों दोस्त बम्बू काटने के लिए 8 मील चल के नलिनी गांव पहुँचे।
और वहाँ के नलिनी फॉरेस्ट गार्ड से मिले और उससे अपना परमिट बनाया। और फिर उसके बाद उन्होंने जंगल में जाके दोनों ने एक एक हेडलोड बांस काटा। शाम तक अपने घर लौटने के विचार से उन्होंने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। जब उन्होंने लौटने की यात्रा शुरू की तो कड़ाके की ठंड थी। उनके पास जो कॉटन की चादर थी दोनों ने अपने कंधों पे डाल ली और लपेट ली ताकि ठंड से उनका थोड़ा सा बचाव हो सके। सहारे कैनाल जो नहर जा रही थी उसके सहारे वो 1 मील तक चले। वहाँ पे जो बड़ी बड़ी दीवारें थी उनसे निकल के फिर वो जो साथ में एक फुटपाथ जा रहा था, पैदल रास्ता जो होता है, उसको उन्होंने पकड़ के वो 2 मील तक उस पर गए, जिसमें घनी झाड़ियों का जंगल के पैच बीच बीच में थे। और साथ में बोर रिवर बह रही थी जिसके साथ बड़ा लंबा फैला हुआ उसका पहाड़ था, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर वगैरह पड़े हुए थे उसके किनारे पे। तो नदी के साथ में जो पथ जा रहा था, रास्ता जा रहा था पैदल, उस पैदल रास्ते से नदी के किनारे किनारे होते हुए करीब 2 मील बाद वो आगे जाके उन्होंने, जहाँ पे नदी का पानी थोड़ा उथला हो गया था, यानी कम पानी था, वहाँ से उन्होंने नदी को क्रॉस किया, यानी उसके राइट बैंक से लेफ्ट बैंक पे चले गए। वहाँ से वो एक पेड़ों और घास के ऐसे जंगल में घुस गए जहाँ पे कभी कभी ओकेजनली कोई चीतल और हिरणों के जो झुंड से पाए जाते थे, और ओकेजनली कभी कभी कोई लेपर्ड या टाइगर भी दिख जाता था। इस जंगल में 1 मील जाने के बाद वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे हिल आपस में कन्वर्ज हो जाता मिल जाते हैं। तो इस जगह पे कुछ साल पहले रॉबिन, जो जिम कॉर्बेट साहब का डॉग था, जो शिकार में उनके साथ रहता था और शिकार में उनकी मदद करता था, अक्सर लेपर्ड टाइगर्स वगैरह के ट्रैक्स को ढूंढने में सूंघ के उसको ढूंढ लिया करता था कि यहाँ से लेपर्ड गया है या टाइगर गया है। कुछ साल पहले रॉबिन ने यहाँ पे ही बैचलर ऑफ पावलगढ़, जो बहुत बड़ा टाइगर था, शायद सबसे बड़ा टाइगर जो जिम कॉर्बेट ने मारा था, जिम कॉर्बेट साहब की लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर, बहुत बड़ा टाइगर था, मुझे याद नहीं अभी वो कितने फुट का था, मे बी मोर देन 10 फुट। एनीवे, वहाँ से फिर आगे जाके वैली जो थी एकदम ओपन हो जाती है। जो लोग मवेशी चराते थे वो, या फिर जो पोचिंग करते थे, छोटा मोटा शिकार करने के लिए आते थे, वो लोग इस जगह को समला चौर के नाम से जानते थे, सामला चौर, इस घाटी को। तो गाइस, इस घाटी में जो पैदल रास्ता था छोटा सा, उस पर जो भी इंसान जाता था उसको बड़ी ही सावधानी के साथ, केयरफुली जाना होता था, क्योंकि ये रास्ता जितना इंसानों के द्वारा यूज़ किया जाता था उतना ही ये टाइगर लेपर्ड के द्वारा भी इस्तेमाल में आता था। इस घाटी का जो ऊपरी सिरा था, जहाँ पे आगे एक स्टीप हिल था, जिसके बाद 2 मील पहाड़ चढ़ने के बाद नलिनी गांव पड़ता था। तो उस पहाड़ के चढ़ने से पहले एक पैच था घास का एक छोटा सा पैच पड़ता है रास्ते में, जिसमें रास्ते के दोनों तरफ 50-50 गज में घास के बड़े पैच थे और 8-8 फीट ऊंची ग्रास थी। तो जब नरवा और हरिया उस पैच के नज़दीक पहुँचे और सामने उनको पैच के बाद वो पहाड़ चढ़ना था 2 मील चढ़ के, जिसमें नलिनी गांव में पहुंचना था। तो ये ध्यान में रखते हुए कि आगे हमें पहाड़ चढ़ना है और स्टीप पहाड़ था, कठिन चढ़ाई थी, तो उन्होंने फिर अपना कंबल उतारा, क्योंकि आगे उनको गर्मी लगने वाली थी। तो उन्होंने उसको 8 फोल्ड करके, काफ़ी सारे फोल्ड बना के, और कंधे पे डाला। नरवा ने अपने राइट सीधे हाथ के कंधे पे डाल लिया और फिर वो घास के पैच में एंटर कर गए। अब आपको बता दूं कि हरिया जो था वो आगे चल रहा था, कुछ कदम 2-4 गज आगे, पीछे पीछे नरवा था। तो अभी हरिया कुछ घास के पैच में घुस के थोड़ा ही आगे गया होगा कि अचानक उसे पीछे चीख की आवाज़ आई, नरवा की चिल्लाने की, और उसी के साथ टाइगर के गुर्राने की। ये सुन के फिर हरिया मुड़ा और उसने देखा कि नरवा बिल्कुल फ्लैट पड़ा है ऐसे, और उसके ऊपर यहाँ पे डायगोनली, यानी सीधा ऐसे नहीं, ऐसे टाइगर इस तरह से ऐसे पाँव रख के बैठा हुआ है। अब गाइस, ये देखने के बाद, टाइगर अटैक देखने के बाद, इंसान का पहले रिएक्शन ये होता है, किसी भी का, कितना ही कोई बहादुर हो, कितना ही कुछ हो, क्योंकि ज़मीन पे है, पेड़ पे बैठा हो शिकारी तो उसको हिम्मत मिल जाती है कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन टाइगर के आमने सामने जंगल के अंदर, दैट इज़ ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। मतलब वहाँ पे अपने आप को संभाल के रखना बहुत मुश्किल काम है, बड़े जिगर वाले आदमी का काम है कि उस वक्त वहाँ से वो जो खड़ा भी रहे तो वो बहुत बड़ी बात है, वरना आदमी की पहली या तो फ्रीज हो जाएगा या फिर भागने की कोशिश करेगा। टाइगर को इस हालत में अबे भाई बोल ले, चलो बोल। तो मतलब टाइगर को इस एंग्री मूड में या अटैकिंग मोड में देखने के बाद इंसान का अपने आप में रहना बड़ा मुश्किल काम है। इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ करेज ऑफ हरिया कि वो वहाँ से भागा नहीं और अपने दोस्त की तरफ वो बढ़ा। हरिया के कुछ ही पीछे नरवा था।
तो जब हरिया मुड़ के देखा और वो अपने दोस्त की तरफ बढ़ा तो पहले नरवा के पाँव पड़े, तो उसने जाके नरवा के पाँव धीरे धीरे खींचने की कोशिश की। पहले आप ये सोचिए ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि टाइगर किसी के ऊपर बैठा है और आप उसके नज़दीक तक पहुंच जाए। पहली आपकी ये इंटेंशन नहीं होगी कि आप भाई इसको क्या हो गया। उस वक्त आप ये समझ लीजिए कि शेर के मुंह से शिकार छीनना, टाइगर के जबड़े से शिकार को निकालना, ये कोई संभव चीज़ है? इट्स नॉट पॉसिबल, आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो मतलब एक ऐसी चीज़ है जो सुनी नहीं गई है पहले कभी। ऐसी हिमाकत, ऐसी गुस्ताखी तो संभव नहीं है। बट यहाँ पे पेच ये था, और क्योंकि उनको तो नहीं पता कि ये टाइगर मारने के मूड में नहीं है। एक्चुअली टाइगर मारने के मूड में नहीं था, वो घास के पैच से निकला और इधर से नरवा निकला और दोनों आपस में बम्प कर गए। उसमें टाइगर ने घबरा के उस पर हमला कर दिया। एक्सीडेंटल था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। कार्बेट साहब जब गए, पूरी उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, उस जगह की भी जाके बयान लिए और बाद में उस जगह जाके इन्वेस्टिगेशन किया। सब एक्सीडेंटल था। मैं आपको बताऊंगा किस तरह था। हरिया ने धीरे धीरे उसके पाँव खींचने की जब कोशिश की, जो कि एक इम्पॉसिबल फीट है, एक अद्भुत कारनामा है। हरिया ने अपने दोस्त नरवा के धीरे धीरे पाँव अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और ये सब देख के जो टाइगर नरवा के ऊपर बैठा हुआ था वो उठ के खड़ा हो गया और उसने अब अपना फेस चेंज कर लिया हरिया की तरफ और वो धीरे धीरे हल्के हल्के गुर्राने लगा। ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि टाइगर ने उसको हटा नहीं दिया और धीरे धीरे खींच खींच के उसने टाइगर से कुछ दूरी पे अपने दोस्त को खींच के, उठाने का टाइम नहीं था, बस खींच खींच के धीरे धीरे स्लोली वो उससे थोड़ा दूर ले गया। हरिया ने किसी तरह सहारा देके नरवा को खड़ा करने की कोशिश की, बट नरवा इतने शौक में था और घायल भी था। दोनों चीज़ें मिला के वो खड़े होने की कंडीशन में नहीं था। कहीं उठा के कहीं खींच के खड़ा करके धीरे धीरे वो उसको घास के मैदान का सर्कल काट के वो 2 मील की चढ़ाई चढ़ के वो 2 मील का रास्ता तय करके और ये अविश्वसनीय कारनामा करके वो अपने दोस्त को खींच के वहाँ से उठा के, लिटरली उठा के खींच के कैरी करके किसी तरह वो चढ़ाई चढ़ के वो गांव तक लेके पहुंच गया। तो गाइस जब वो गांव में पहुंचे तो उस घायलावस्था में नलिनी गांव के लोग या फिर वहाँ का फॉरेस्ट गार्ड उनकी कुछ भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई भी इस तरह की कोई ना तो एक्सपर्टाइज थी ना कोई चीज़ अवेलेबल थी जो उसकी फर्स्ट एड वगैरह कर पाते। गांव में जाके उन्होंने ये भी देखा कि नरवा जो था बैडली इंजर्ड था, बहुत ज़्यादा घायल था। टाइगर के जो चारों दांत थे, कैनाइन दांत होते हैं जो नुकीले वाले, चारों जो गड़े हुए थे, उसकी जो कंबल था डाला हुआ था। अगर ये बाधा ना होती तो टाइगर के जो चारों कैनाइन दांत थे वो उसकी चेस्ट पार करके और उसको एक ऐसा घाव दे सकते थे जिसमें उसकी मौत, स्पॉट डेथ हो जाती। ये बाधा थी कंबल की जिसने शायद, हालांकि टाइगर के कैनाइन दांत ने उसको छेद कर दिया था और उसको छेद करने के बाद उसकी चेस्ट फाड़ दी थी, यानी बोन्स दिखने लगी थी और उसके बैक में भी, यानी दोनों तरफ घाव था, चेस्ट में भी और बैक में भी पूरा फाड़ दिया था और बहुत ज़्यादा ब्लड उसका लॉस हो गया था। हरिया ने स्मार्ट माइंड का परिचय देते हुए 2 रुपये में पोनी पैक हायर किया, जिसमें किसी को लाद के ले जाते हैं या किसी सामान को ले जाते हैं कभी। उसमें उसने अपने नरवा को लोड किया, डाला बेचारे को और उसको लेके काला ढूंगी अस्पताल की तरफ चल पड़ा। 8 मील पे काला ढूंगी था जहाँ पे अस्पताल था। पोनी पैक जो थी बड़ी हार्ड थी, जिसपे नरवा को लिटाया हुआ था। कभी बेहोशी के आलम में रोता चीखता नरवा, कभी कभी बेहोश भी हो जाता था और वो जो जिस पे लिटाया था वो भी कंफर्टेबल नहीं थी। और जो रास्ता था, क्योंकि सेकंड टाइम टाइगर को फेस करने को तैयार नहीं था हरिया, तो हरिया ने वाइड डिटॉर लिया, लंबा रास्ता लिया, जिससे कि 10 मील की यात्रा और बढ़ गई। और इस 10 मील में से 9 मील बहुत ही कठिन चढ़ाई के थे और उबड़ खाबड़ रास्ता था। अब आप नरवा की परेशानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, घायलावस्था में, और एक बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था जिस पोनी पैक में उसको लिटा के ले जा रहे थे, और दर्द में घाव के साथ उसको कितनी परेशानी हुई होगी। लेकिन क्योंकि सेकंड टाइम टाइगर को फेस करने की हिम्मत नहीं थी तो वो रास्ता उनको लेना पड़ा। और जब वो ये रास्ता तय करने के बाद कार्बेट साहब का काले डूंगी में जो घर था उसकी सीढ़ियों के पास जाके जब वो गाड़ी रुकी, मैगी ने जब उनको देखा तो पहली नज़र में ही मैगी ये समझ गई कि ये केस उसके बस की बात नहीं है, ये वो केस नहीं है जिसको वो डील कर सकती है। तो गाइस आपको एक बात और बता दूं, कार्बेट साहब और मैगी काला ढूंगी में रहा करते थे। काला ढूंगी में दोनों भाई बहन, और कार्बेट साहब की जो बहन थी मैगी
वो काफ़ी स्वास्थ्य सेवाएं अपनी छोटी मोटी, यानी फर्स्ट एड, हल्का फुल्का बीमारियों में दवाई दे देती थी। कोई घायल था हल्का फुल्का, उसको ट्रीटमेंट कर दिया करती थी। आसपास के गांव के लोग, कोई घायल हो जाता था किसी जानवर के हमले में या फिर कोई बुखार, खांसी, मलेरिया, इस तरह की चीज़ों को ट्रीटमेंट मैगी कर लिया करती थी। तो आसपास के लोग उनके पास आया करते थे ट्रीटमेंट के लिए। इस केस को देख के वो समझ गई थी कि इसमें बहुत कुछ वो नहीं कर पाएंगी। फटाफट अंदर गई, उन्होंने एक बेडशीट फाड़ी और उसके बैंडेजेस काफ़ी सारी बना के उसका बैंडेज वगैरह लगा दी और एक स्लिंग बना दिया आर्म के लिए, क्योंकि उसकी बाजू पूरी तरह लटकी हुई थी इस तरह। तो उसके लिए एक सहारा भी बनाया। उन्होंने नरवा को एक स्ट्रॉन्ग डोज दी सेल वोलेटाइल की, जिससे कि वो बार बार फेंट ना हो जाए। और फिर उसने असिस्टेंट सर्जन ऑफ कालाढूंगी अस्पताल के नाम एक नोट लिखा, इस आदमी की जल्दी से जल्द जितनी मदद हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, वो किया जाए। अपने एक आदमी को साथ भेजा और साथ में अपने 2 नौकर और भी भेजे। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि मैं उस दिन बर्ड शूटिंग पे था, क्योंकि उनके कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे छुट्टियां बिताने क्रिसमस की। तो कॉर्बेट साहब जब लेट इवनिंग में घर पहुंचने पे मैगी ने उनको ये सारी घटना बताई और अर्ली मॉर्निंग अगले दिन सुबह सुबह जिम कॉर्बेट साहब उससे मिलने अस्पताल पहुंचे, जहाँ पे असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर जो थे, अभी नया डॉक्टर था, अनुभवहीन था, उसने बताया कि वो जो कुछ कर सकता था नरवा के लिए उसने किया है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एडमिट करने की फैसिलिटी नहीं है, तो उसने नरवा को घर भेज दिया है। तो ये सुन के फिर कॉर्बेट साहब उस बस्ती में पहुंचे जहाँ पे ये लोग, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे रहा करते थे। कालाढूंगी के पास जो उनकी एक बस्ती थी, झुग्गी बस्ती, झुग्गी के जिस हिस्से में नरवा पड़ा हुआ था, तिनकों और घास फूस के बिछोने पे नीचे, डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि उन्हें कम उम्मीद है कि ये रिकवरी इसकी हो जाएगी। जिम कॉर्बेट साहब ने वहाँ पे पहुँच के जो देखा कि अनहाइजीनिक फिल्दी कंडीशंस में वो तिनकों के और घास के बिछौने पे वो लेटा हुआ है फर्श पे, आसपास भी गंदगी है, शोर शराबा भी है, भीड़ भी है, बच्चे भी हैं। वहाँ पे तो कोई अच्छा आदमी हो तो वो भी बीमार हो जाए, लेकिन एक घायल आदमी जिसके घाव है उसके सेप्टिक होने के चांसेस वहाँ पे और भी ज़्यादा थे। 1 हफ्ते तक नरवा वहाँ पड़ा रहा। उसकी पत्नी जो है रोते पीटते उसकी देखभाल करती रही बेचारी। कभी वो बुखार में चला जाता, हाई फीवर में, कभी वो बेचारा फेंट हो जाता, कभी कभी कोमा में। इस तरह से 1 वीक उनका बीता। उसका वो बोला भाई हरिया वो भी उसकी देखभाल में लगा रहा। कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि यहाँ तक कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरी अनुभवहीन आंखें भी ये देख के बता सकती हैं कि अगर अब इसके घावों को ओपन अप नहीं किया गया, यानी खोल के साफ नहीं किया गया, तो फिर ये जो डॉक्टर ने कहा है कि ये इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, वो बात सच होती दिखाई दे रही थी। कॉर्बेट साहब ने फिर अरेंजमेंट किए उसके एडमिशन के हॉस्पिटल में, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि पहले उस यंग डॉक्टर ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन एक बार काम हाथ में लेने के बाद फिर उसने अपना काम पूरी लगन से किया। और जो नरवा के बदन पे, चेस्ट पे और बैक पे जो बड़े बड़े निशान हैं, वो टायर के दिए हुए नहीं है, वो डॉक्टर के द्वारा बड़े बड़े जो कट मारे गए हैं उसके घाव को ओपन करने के लिए जो कैंची छुरी का जो इस्तेमाल किया है डॉक्टर ने बड़ी फ्रीली, वो निशान वो वाले हैं। और जो इसके साथ अब कब्र तक जाएंगे। आगे कॉर्बेट साहब लिखते हैं, अगर भिखारियों को छोड़ दिया जाए जो कि रोज़ ही खाना खा लेते हैं, हिंदुस्तान में जो गरीब इंसान है उसको खाना तब मिलता है जब वो दिन भर काम करता है। लेकिन क्योंकि नरवा की पत्नी हॉस्पिटल से जब नरवा वापस घर आया तो नरवा की पत्नी बेचारी हॉस्पिटल में, पहले हॉस्पिटल में उसके लिए उसकी केयर में लगी हुई थी, और घर पे जो उसकी 3 साल की बेटी थी और छोटा बेबी था, घर पे आके उसकी भी देखभाल करती थी। हॉस्पिटल से जब नरवा घर आया तो उसके बाद भी उसकी देखभाल में वो लगी रही, और साथ में उसके छोटे बच्चे जो थे उनकी भी, और हरिया भी जो था अपनी फैमिली को बुला लिया था उसने, और वो भी उनकी देखभाल में बेचारा लगा रहा। इस दौरान मैगी ने जो है 3 महीने तक उसकी फैमिली की जो भी फूड सप्लाई थी या दवाइयाँ थी या और भी कुछ आवश्यकताएं जो थी, वो मैगी ने पूरी सप्लाई जारी रखी, यानी पूरी मदद मैगी करती रही। क्योंकि उसकी पत्नी तो बेचारी काम के लायक नहीं थी, दिन भर उसको देखना और फिर बच्चों को संभालना। जब तक कमाएंगे नहीं, जाके काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो जो भी ज़रूरत की सामान की पूर्ति थी वो मैगी ने 3 महीने तक पूरा किया। आप इस बात से ये भी सोचिए, ये दोनों भाई बहन जो थे, कॉर्बेट साहब गांव वालों की मदद किया करते थे दूसरे ढंग से, यानी कोई जानवर परेशान कर रहा है तो दीवार बना दी उन्होंने, बहुत बड़ी दीवार बनाई थी अपने वहाँ पे, जो जंगली सूअर और जो उनकी फसल खा जाते थे गाँव के, तो बहुत बड़ी दीवार थी वो, जिसका निर्माण उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर कराया था।
इसके अलावा टाइगर लेपर्ड नरभक्षी हो जाते थे तो उसको मार के आते थे, वो रिस्क लेके, वो इस तरह से मदद करते थे। और मैगी इस तरह से फ्री में उनकी सेवा करना, दवाई गोली करना, मेडिकल हेल्प, ये सब मैगी किया करती थी। आगे कारबेट साहब लिखते हैं अपनी कहानी में कि 3 महीने बाद जब वो हमें बाय बाय कहने के लिए हमारे घर पे आके रुके, उसकी नरवा की ये हालत थी कि मांस गायब हो गया था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। जब वो हमें बाय बाय करने आए अल्मोड़ा के पास, इसी अल्मोड़ा के पास के किसी गांव में नरवा और हरिया की फैमिली अपने जाने के लिए यात्रा शुरू कर रही थी, क्योंकि अगले दिन वो लोग अपने गांव की यात्रा पे निकल गए, नरवा और हरिया और साथ में उनकी फैमिली। जिम कारबेट साहब को और मैगी को बाय बाय करने के बाद कारबेट साहब लिखते हैं कि जब वो पहले दिन अस्पताल में नरवा को ना पाकर उसकी झुग्गी बस्ती में उससे मिल के आए थे, उसके बाद वो हरिया से सारी बात स्टेटमेंट ली उन्होंने। हरिया से पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद उनको पहली नज़र में यही लगा कि ये एक्सीडेंटल हुआ है। तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम कारबेट साहब फिर भी उस एरिया में गए, नलिनी गांव के आसपास जहाँ के घास के पैच में ये हादसा हुआ, तो वहाँ पे जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उसी दिन, नेक्स्ट डे। तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक्चुअली में टाइगर ने एक स्टैग का, हिरन का शिकार किया था घास के पैच के अंदर, और वो उसके पास ही था। जब उसने ये हलचल सुनी तो हरिया तो पास कर गया था, और जब नरिया वहाँ आ रहा था तब ही टाइगर निकल के जांच करने आया कि कौन है। और वो जब हरिया आगे निकल चुका था, घास का पैच इतना ऊंचा ऊंचा था 8 फीट का कि ना तो टाइगर नरवा को देख सका, ना ही नरवा घास पे छिपे टाइगर को देख पाया। जब टाइगर वहाँ पैदल रास्ते के पास घास के पैच से निकला, उसी वक्त नरवा वहाँ पे पहुँचा और दोनों बम्प कर गए आपस में एक दूसरे पे, और एक्सीडेंटली टाइगर ने हड़बड़ा के नरवा पे अटैक कर दिया। पंजे वंजे मार दिए होंगे और कैनाइन दांत, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, स्वाभाविक प्रवृत्ति के तहत टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। फिर भी टाइगर का मकसद उसको मारना नहीं था, इसलिए उसने मारा भी नहीं। टाइगर चाहता तो उसको किल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और फिर उस टाइगर ने उसको ले जाने भी दिया। इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि टाइगर के नीचे से कैसे कोई ले जाएगा, लेकिन उसने ले जाने दिया क्योंकि उसको मारने का उसका आइडिया ही नहीं था। तो कारबेट साहब ने जब ये सारी कंडीशंस इन्वेस्टिगेट की तो फिर उन्होंने फैसला किया कि अब इस टाइगर को जीवन दान दे दिया जाए, जाओ बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी। अदरवाइज उनका ये था कि अगर ये टाइगर खतरनाक हो गया है या मैंस पे हमला कर रहा है तो फिर इसको मार देना ही ठीक है। लेकिन जब उन्होंने ये पाया कि ये मैनिटर नहीं है, तो गलती से एक्सीडेंटली हो गया, उन्होंने उसको अभय दान दे दिया कि जाओ बेटा जियो। तो कारबेट साहब लिखते हैं कि मैंने बाद में नरवा जब ठीक हुआ तब भी उसकी भी स्टेटमेंट ली। नरवा ने ये कहा कि साहब, जिस टाइम वो बीमार था अस्पताल में उस वक्त, नरवा ने कहा साहब कोई भी ऐसी बात ना हो, जो मेरा दोस्त, मेरा भाई हरिया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि टाइगर ने मुझ पर हमला कर दिया, बल्कि उसने तो अपनी जान खतरे में डाल के मुझे वहाँ से बचाया ही है। तो साहब कोई भी ऐसी बात ना हो कि जो इस पर कोई बात आ जाए, इस पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। आप देखिए उसका प्यार कितना है। कारबेट साहब ने जब हरिया से बात की तो उसने ये कहा कि साहब मुझे नहीं लगता मैंने ऐसी कोई बड़ी चीज़ की है। सोचिए उस आदमी को यही नहीं पता है कि उसने ये कितना बड़ा काम कर दिया, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट, कितनी बड़ी फीट, कारनामा है ये, लेकिन उसको ये बात का एहसास नहीं था। कारबेट साहब लिखते हैं एक टाइगर के नीचे से शिकार को खींचना, पहली बात तो टाइगर को जंगल में देखने के बाद वहाँ रुकना ही संभव नहीं है, लेकिन अपने दोस्त की मदद के लिए वहाँ खड़े होना, रुकना, यहाँ तक भी वापस आना उसके पास, जबकि टाइगर उसके पास चढ़ा हुआ है, ये मतलब इंसानी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। यानी ये संभव नहीं होता है, इंसान के लिए संभव नहीं है कि टाइगर के पास से किसी को, आदमी को खींच के निकाल ले। ये मतलब चीज़ विश्वास करने की नहीं है। और शायद इसीलिए जब जिम कारबेट साहब ने कोशिश की कि नरवा और हरिया की इस कहानी को गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करे, कोई अवार्ड या रिवार्ड इसके लिए दे, तो अफसरशाही, जो लाल फीताशाही होती है, वो उसके रास्ते में आ गई। और एक समस्या ये भी आ गई कि गवर्नमेंट जो अवार्ड देती है या रिवार्ड देती है तो वो उसमें कुछ गवाही होती है, कोई ऐसा गवाह जो अलग हो, जो कंसर्न लोग हैं जिनको अवार्ड मिल रहा है उनसे अलग। अब आप सोचिए जंगल में जहाँ ये घटना हो रही है, अगर वहाँ लोग ही होंगे तो फिर ये घटना इससे असाधारण कैसे हो सकती है। 2 इंसान के सामने टाइगर और 10 आदमी के सामने टाइगर, ये पूरा डिफरेंट माहौल है। टाइगर पे भी इस बात का फ़र्क पड़ेगा कि 10 लोग हैं, और इंसानों पे पड़ेगा, उनकी हिम्मत में फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पे गवाह कहाँ से आया, तो क्योंकि गवाह नहीं था, ये मिसाल जो थी बहादुरी और वीरता की अननोटिस्ड चली गई, इसको कोई गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं मिली।
कारबेट साहब लिखते हैं कि लाल फीता शाही अफसर शाही जो थी टू मच थी मेरे लिए, तो उन्होंने वो फिर छोड़ दिया उसको। वो लिखते हैं कि मेरे मन में एक बार ये भी ख्याल आया मैं इंग्लैंड में जो राजघराना है उनको अपील करूं एक बार, लेकिन फिर क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था और सभी का ध्यान, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी सबका ध्यान वर्ल्ड वार पे था, तो फिर कारबेट साहब ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। कारबेट साहब लिखते हैं कि जो हरिया था दोनों में ये ज़्यादा गरीब था बेचारा और इसके पास कुछ दिखाने को भी नहीं था। नरवा के पास तो फिर भी अपने ये चेस्ट के पीछे के घाव थे, वो चद्दर थी जिसपे 4 दांत के निशान थे टाइगर के, जिससे क्रॉस करके उसको ये घाव मिले थे। बट फॉर चादर, अगर वो चादर 8 फोल्ड करके उसके कंधे पे नहीं पड़ी होती तो शायद फिर नरवा का बचना भी नामुमकिन था। तो हरिया ज़्यादा गरीब था इन दोनों में और हरिया के पास बेचारे के पास दिखाने को भी कुछ नहीं था कि उसने कुछ किया है। नरवा के पास तो फिर भी अपने घाव थे। तो कारबेट साहब लिखते हैं कि एक दोस्ती में एक आदमी इस हद तक जा सकता है, ये बात हजम होने वाली नहीं है कि अपने घायल दोस्त के लिए जो टाइगर के नीचे पड़ा है, कोई दोस्त इस हद तक जाएगा कि होने के बाद भागने की बजाय वो अपने दोस्त के पास तक जाए जिसके जो टाइगर के नीचे पड़ा है और उसको खींच के ले आए और फिर 2 मील उसको कैरी करके पहाड़ पे चढ़ाए और साथ दूसरे गांव में ले जाए और फिर काला ढूंगी अस्पताल पहुंचाए और फिर वहां से गांव में कोई हेल्प ना मिलने पे उसको काला ढूंगी अस्पताल तक पहुंचाए, फिर अंत तक उसकी देखभाल करके अंत में वो दोनों वापस अपने गांव लेके उसको सब सही सलामत लेके जाए अल्मोड़ा के गांव तक। एंड में उसको साथ लेके ही गया हरिया। तो दोस्ती की ये मिसाल मतलब अनुपम है, अकल्पनीय है, बेजोड़ है। आपके क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट में लिखिएगा। व्यूज़ के साथ छोड़े जाता हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।